ये जाति प्लस ये जाति इक्वल टू आरजेडी। ये उसका फॉर्मूला। अच्छा, हमारा फॉर्मूला ये नहीं है। हम लोग सबसे वोट मांगते हैं और सब हमको समर्थन कर। राहुल जी और सोनिया जी 2 जी, लालू जी, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी 3 जी, और जगदा जी और सुधाकर जी और उनके 2 भाई 4 जी। इसी में ये उलझा हुआ है क्षेत्र। तेजस्वी यहाँ आके बोल के गए कि बाहरी आदमी को लाके पटक दिया है भाजपा वाला। तो तेजस्वी यादव को तो ये पहले बयान देना चाहिए कि क्या रोहिणी आचार्य छपरा की हैं क्या? वो तो सीधे सीधे सिंगापुर से आके छपरा चुनाव लड़ रही। असम के मुख्यमंत्री को बुला लिए मिथिलेश जी अपने दम पे। हाँ, असम के मुख्यमंत्री जी को बुलाए और उनसे मेरा व्यक्तिगत भी संबंध है। बाद में मैंने देखा कि चूंकि यहाँ प्रचारित हो रहा था कि असम के मुख्यमंत्री ने ही भेजा है, उनको भेजा है, तो ये तो जनता को जानना चाहिए था ना कि बात क्या है। वो आए और आकर के बता के गए। निर्दलीय प्रत्याशी जो सुपारी लिए हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। अच्छा, और वो भ्रामक प्रचार करने में लगे जो जमीन पर कहीं है नहीं। तो तेजस्वी यादव ने अपने विभाग से दिया क्या नौकरी? उनके जो कार्य, जितने भी कार्य विभाग थे, जितना भी पैसा कमाने वाला विभाग था, सब तो उनके पास था। 43,000 करोड़ का था। हाँ, पूरा मिला के। उन्होंने कितनी नौकरी दी? अपने विभाग से कितनी नौकरी? वो तो किया नहीं। और जो उनके शिक्षा मंत्री थे, उनकी कभी बनी क्या प्रधान सचिव से? मिथिलेश जी आनंद मिश्रा को भाजपा में शामिल नहीं होने दिए, कि सही है क्या? मैं चाहता हूं कि असम कैडर से मैं बिहार कैडर में आ जाऊं, और इसके लिए माननीय अमित शाह जी से आप मेरी पैरवी कर दीजिए। मैंने उनको आश्वासन भी दिया था कि करूंगा। बड़ा बयान दे रहे हैं आप। मैं बड़ा बयान दे रहा हूँ, एकदम सही बयान दे रहा हूँ, और आप थोड़ा पैरवी कर दीजिए। प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं अयोध्या में और ज्ञान लेने के लिए बक्सर आते हैं। 52 भगवान जन्म लेते हैं इसी धरती पे। महर्षि विश्वामित्र जी जन्म लेते हैं किसी दूसरे जगह, तपस्या आकर के यहाँ करते हैं। माता अहिल्या का उद्धार इसी धरती पे होता है और ताड़का का वध भी इसी धरती पर। और पंचकोशी परिक्रमा और सीताराम विवाह महोत्सव, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो बक्सर को अन्य जगहों से एकदम बिल्कुल अलग कर देती। और जब मैं बनारस का घाट देखता हूँ और बक्सर का घाट देखता हूँ, तो मेरे मन में आता है कि उत्तरायण गंगा वहां, उत्तरायण गंगा यहाँ। तो कुछ हद तक बक्सर की घाटों की वैसी सूरत नहीं दिखती जैसी बनारस के घाटों की दिखती है। आज के डेट में स्थिति यह है कि मैं किसी गांव में घुस जाता हूं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए काफी मतलब लोगों का स्नेह मिल रहा है, और मुझे इन 60 दिनों में एक भी व्यक्ति ने मेरा कहीं विरोध नहीं। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने बक्सर के लिए बहुत कुछ किया है, उसमें अश्विनी चौबे जी का योगदान है। ये कोई कह दे कि योगदान नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। अश्विनी चौबे जी सांसद थे, स्वाभाविक है जो भी चीजें यहाँ हुई उसमें उनके इनिशिएटिव का तो मतलब है। लेकिन राजनीति में आजकल क्या है कि जब कोई नेता बड़ा हो जाता है और वो लोगों के बीच कम रहता है, लोगों के न्योता में मरनी हरनी में कम जाता है, तो लोगों की नाराजगी बढ़ जाती है। और जातीय समीकरण मोदी जी का जो है वो है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास। तो हमको तो सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है सनराइज मसाले के द्वारा। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और अगर बिहार के खाने की बात की जाए तो चाहे आप चंपारण का मटन बनाए, घुघनी बनाए या फिर लिट्टी चोखा, और अगर इसमें स्वाद ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए आईटीसी लेकर आया है सनराइज मसाले का एक ऐसा रेंज जो आपके खाने में पड़ते ही आपको बिहार का स्वाद दे देगा। इनके मसालों की रेंज में खड़ा मसाला और पीसा हुआ मसाला है, जो अगर आपके खाने में डाला जाएगा तो आपके खाने का स्वाद एकदम से लाजवाब हो जाएगा। भाजपा अपने प्रत्याशियों के लिस्ट का नाम जारी करती है और उसके बाद एक ऐसा नाम सामने आता है जिसको जो भी देखता है तो एक बार के लिए इस बात के लिए सोच में पड़ जाता है कि भाई साहब इनका नाम कैसे आया। और उसी आदमी के साथ जब हम बैठे हैं तो मेरे पास सवालों का बहुत सारा पिटारा है, और हम चाहते हैं कि उन सारे सवालों का जवाब मिथिलेश तिवारी से ले लें, और साथ में ये भी पूछ ले कि जब आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो बताइए कि आपको विकास की बहती हुई गंगा दिख रही है कि नहीं, और जब आप क्षेत्र में जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं तो क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन पहला सवाल हम यही पूछेंगे, कोई बूटी रखे हैं, दवाई रखे हैं, क्या दिए कि टिकट कट गया वो बड़ा आदमी का, और कहां से आ गए कुछ समझ ही में नहीं आया किसी को। हमको ये लग रहा है कि पार्टी में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि अगर आप संगठन में लगातार काम करते रहते तो पार्टी आपको कहां पहुंचा देगी इसका अंदाजा आपको भी नहीं। और लगातार काम करने के कारण ही पार्टी को लगा कि
मुझे यहाँ भेजना चाहिए था, तो मेरे बिना प्रयास के पार्टी ने मुझे यहाँ भेज दिया। मिथिलेश जी को घूमते हुए मुझे लगता है 60 दिन बीत गया है, जी। थोड़ा अनुभव हम जान लेते तो ठीक रहता। नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है। बक्सर में मैं 30 मार्च को आया और उसके बाद लगातार बक्सर वासियों का इतना प्यार मिला, और आज के डेट में स्थिति यह है कि मैं किसी गांव में घुस जाता हूं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए काफी मतलब लोगों का स्नेह मिल रहा है, और मुझे इन 60 दिनों में एक भी व्यक्ति ने मेरा कहीं विरोध नहीं किया। एक आदमी का टिकट कटा मिथिलेश जी, और हम क्षेत्र 3 दिन से घूम रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ठीक हुआ उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन साथ में सोशल मीडिया पर यह भी हवा बनाया जा रहा है कि भाई मिथिलेश जी तो ठीक आदमी नहीं। देखिए, सोशल मीडिया यहाँ कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हाँ। जो सुपारी लिए हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। अच्छा। और वो भ्रामक प्रचार करने में लगे, जो जमीन पर कहीं है नहीं, लेकिन भ्रामक प्रचार, बीजेपी का वोट डिस्टर्ब हो, बीजेपी प्रत्याशी को नुकसान हो जाए, नरेंद्र मोदी को नुकसान हो जाए, इसके लिए कई प्रकार की बातें लोग कहते थे। पहले तो बाहरी भीतरी का हवा उड़ाया, वो खत्म हुआ, तब कहता है कि बहुत घमंडी आदमी है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब एक आरोप भी लगाया कि मिथिलेश जी आनंद मिश्रा को भाजपा में शामिल नहीं होने दिए, कि सही है क्या? अच्छा, आप बताइए, मैं न प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हाँ। न मैं इस इलाके का इंचार्ज हूँ। हाँ। मैं इंचार्ज तो था किशनगंज इलाके का, तो मेरा ये विषय ही नहीं है। मेरा ये विषय रहता तब तो रोकते। लेकिन एक बार वो जरूर मेरे पास आए थे। हाँ, घर पे आए थे, पटना घर पे आए थे, और उन्होंने कहा कि मुझे कैडर चेंज कराना है। मैं चाहता हूं कि आसाम कैडर से मैं बिहार कैडर में आ जाऊं, और इसके लिए माननीय अमित शाह जी से आप मेरी पैरवी कर दीजिए। मैंने उनको आश्वासन भी दिया था कि करूंगा। बड़ा बयान दे रहे हैं आप? मैं बड़ा बयान दे रहा हूँ, एकदम सही बयान दे रहा हूँ, और आप थोड़ा पैरवी कर दीजिए। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं दिल्ली चलूंगा और आपको लेके चलूंगा और मिलवाऊंगा। IPS IAS का कैडर चेंज होते रहता है। उन्होंने कहा कि मेरा जो मामला है वो गृह मंत्रालय में पेंडिंग। तो हमने कहा कि चलेंगे, चलकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को भी मैंने संज्ञान में दिया, और उन्होंने कहा कि आप दिल्ली कभी आइए तो इसको हम लोग दिखवाएं। लेकिन उसके बाद फिर मुझे खबर आने लगी कि बक्सर में घूम रहे हैं। तब यहाँ आदरणीय अश्विनी चौबे जी मंत्री थे इस क्षेत्र के, तो वो पूरी तरह घूम घूम करके और अपने लिए टिकट मांग रहे थे। तो उसके बाद मैंने फिर उसको गंभीरता से मैंने लिया नहीं। मुझे लग गया कि इनका असली मिशन राजनीति में जाना है। और उसके बाद एक दिन अचानक मुझे टिकट मिला, और उसके बाद निर्दलीय लड़ गया। इसके अलावा मेरा ना कोई लेना देना है, न वो हमको कहे कि पार्टी में ज्वाइन करा दीजिए, न मैंने उनको कभी रोका। मैं क्यों रोकूंगा किसी को पार्टी में ज्वाइन कराने से? सर्वे बड़ा तगड़ा होता है भाजपा का मिथिलेश जी, और लोग बाग ये कह रहा है कि अश्विनी जी काम नहीं किए हैं। आपको ये पर्सनली सुनकर आप मानेंगे कि नहीं, या फिर आप इस पे क्या टिप्पणी देंगे? देखिए, पिछले 10 वर्षों में बक्सर का बहुत विकास हुआ है, और अगर नरेंद्र मोदी जी ने बक्सर के लिए बहुत कुछ किया है, उसमें अश्विनी चौबे जी का योगदान है। ये कोई कह दे कि योगदान नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। अश्विनी चौबे जी सांसद थे, स्वाभाविक है जो भी चीजें यहाँ हुई उसमें उनके इनिशिएटिव का तो मतलब है। लेकिन राजनीति में आजकल क्या है कि जब कोई नेता बड़ा हो जाता है और वो लोगों के बीच कम रहता है, लोगों के न्योता में मरनी हरनी में कम जाता है, तो लोगों की नाराजगी बढ़ जाती है। लेकिन अब मैं इसके लिए कोई अधिकृत व्यक्ति हूं नहीं कि मैं इसके लिए कोई जवाब दूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो काम अधूरे रह गए वो काम करने की जिम्मेवारी मेरी है, और आगे इस बक्सर को बनारस के तर्ज पे डेवलप करने की भी जिम्मेवारी मेरी है, और मैं इसको बखूबी करूंगा। मिथिलेश जी, हार्ड नहीं हो रहा है? 6 विधानसभा का विधायक दूसरे पार्टी का है, कैसे लड़ रहे हैं? पहले भी यहाँ पर अपने विधायक नहीं थे। मतलब हमको लगता है कि काफी दिनों से बक्सर में कोई स्थानीय, मतलब हमारे NDA का कोई विधायक कुछ दिनों से नहीं जीत पा रहा, लेकिन फिर भी हम लोग लोकसभा हमेशा जीते हैं। तो लोकसभा में यहाँ अलग पैटर्न पर वोट होता है और विधानसभा में अलग पैटर्न पर होता है। लेकिन अगर विधायक रहते तो हमको थोड़ी आसानी होती। एक मेरे लिए भी चैलेंज है आगे के दिनों में विधायक अपना कैसे जीते और लोकसभा भी बड़े मार्जिन से हम कैसे जीते। उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ की जनता मेरे साथ खड़ी है। वो किसी कीमत पर मोदी जी को यहाँ कोई नुकसान होने नहीं देगी। अब मिथिलेश जी अपना मुद्दा गिनवा दें जिस बात पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, पहला विषय ये है कि बनारस एक आध्यात्मिक,
एक सांस्कृतिक और पर्यटकीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक रूप से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं अयोध्या में और ज्ञान लेने के लिए बक्सर आते हैं। बावन भगवान जन्म लेते हैं इसी धरती पे। महर्षि विश्वामित्र जी जन्म लेते हैं किसी दूसरे जगह, तपस्या आकर के यहाँ करते हैं। माता अहिल्या का उद्धार इसी धरती पे होता है और ताड़का का वध भी इसी धरती पर। और पंचकोशी परिक्रमा और सीताराम विवाह महोत्सव, ये दो चीजें ऐसी हैं जो बक्सर को अन्य जगहों से एकदम बिल्कुल अलग कर देती। और जब मैं बनारस का घाट देखता हूँ और बक्सर का घाट देखता हूँ तो मेरे मन में आता है कि उत्तरायण गंगा वहां, उत्तरायण गंगा यहाँ, तो कुछ हद तक बक्सर की घाटों की वैसी सूरत नहीं दिखती जैसी बनारस के घाटों की दिखती। इसीलिए मैंने ये संकल्प लिया है कि बक्सर को बनारस की तर्ज पे विकसित कराऊंगा और आदरणीय मोदी जी से कराऊंगा। आगे और कुछ, और ये पर्यटक के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण हो, हमारा सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण हो, हमारे जो सभ्यता संस्कृति जो इस बक्सर की बहुत बड़ी तरज, आप संत परंपरा सबसे ज्यादा यहाँ से चलती है। त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, परम पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, परम पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज, महान संत मामा जी महाराज, ऐसे सभी संत इसी बक्सर को अपना तपोभूमि बना करके काम करते हैं और उसके विकास का जिम्मा आप ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जो 50 साल में काम नहीं हुए मैं 5 साल में करूंगा। ये पूरा संकल्प के साथ में उतरा हूं और सिद्धि तक पहुंचाऊंगा। अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जो जाति है। बहुत मजा आता है हमको। 1996-98 में जगदलबाबू जीते थे, उसके बाद से लेकर, उससे पहले से लेकर ब्राह्मण बहुल है, ब्राह्मण जीतते हैं, ब्राह्मणों की सीट है। लेकिन बात इस बात पे हो रही है कि मिथिलेश बाबू इस बार क्या जातीय समीकरण बैठाना है वो बैठा चुके हैं। देखिए, जातीय समीकरण हमको क्यों बैठाना है? हाँ, जातीय समीकरण पहले से ही बैठा हुआ है। और जातीय समीकरण मोदी जी का जो है वो है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास। तो हमको तो सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है और पूरी तरह मिल रहा है। ये जातीय गणित, ये जाति प्लस ये जाति इक्वल टू आरजेडी, ये उसका फॉर्मूला। अच्छा, हमारा फॉर्मूला ये नहीं है। हम लोग सबसे वोट मांगते हैं और सब हमको समर्थन कर रहे हैं। सुधाकर जी को कितना चुनौती मानते हैं? और एक सवाल लोग ये भी बोल रहा है गांव में कि विधायक है थे तो उनको टिकट क्या दे दिया। मिथिलेश जी क्या सोचते हैं इस पर? मैं यही नहीं, पूरा बक्सर सोचता है। राहुल जी और सोनिया जी 2 जी, लालू जी, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी 3 जी, और जगदा जी और सुधाकर जी और उनके 2 भाई 4 जी। इसी में ये उलझा हुआ है क्षेत्र। और सब अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के लिए जी रहे हैं लोग, सोनिया गांधी से लेकर के लालू जी तक और जगदा बाबू तक। और उसी के नतीजा सुधाकर सिंह। अब चूंकि वो 100-150 वोट से ही जीते हैं विधानसभा, तो जगदा बाबू को डर लगता होगा कि पता नहीं अगली बार हार जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं लोकसभा में आजमा लिया जाए। तो लोकसभा में आजमाने चले आए। और मेरा ये मानना है कि लोकसभा भी हारेंगे और अगला विधानसभा भी। तेजस्वी यहाँ आके बोल के गए कि बाहरी आदमी को लाके पटक दिया है भाजपा वाला। तो तेजस्वी यादव को तो ये पहले बयान देना चाहिए कि क्या रोहिणी आचार्य छपरा की हैं क्या? वो तो सीधे सीधे सिंगापुर से आके छपरा चुनाव लड़े। तो तेजस्वी यादव को पहले ये बताना चाहिए। और तेजस्वी यादव को ये भी बताना चाहिए कि वो राघोपुर से लड़ रहे हैं, तो उनका जन्म राघोपुर हुआ है क्या? उनका जन्म वो तो गोपालगंज के हैं। फिर तेज प्रताप यादव जाकर के समस्तीपुर से लड़ रहे हैं, तो वो उनका जन्म हुआ है क्या वहां? ये चीज तो बोलेंगे नहीं हमारे खिलाफ। आखिर हमारे खिलाफ ये लोग बोलेंगे क्या? मैं तो 35 साल से बीजेपी का काम करता हूँ। जितनी रात में अपने घर में सोता हूँ उतनी ही रात में दूसरे जिले में जाकर के प्रवासी बन के काम करता हूँ। तो मेरे लिए अपना घर और पराया घर में कोई अंतर ही नहीं है। और बक्सर तो सच मानिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसने पुण्य किया होगा उसको यहाँ काम करने का मौका मिलेगा। और मैं भी जीवन में कुछ पुण्य किया हूं तभी मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला। अरे 17 बनाम साल महीना वाला आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, 17 प्रचारित किया गया, करोड़ों रुपए खर्च किया गया इस प्रचार के लिए। देखिए, तेजस्वी यादव के पास कुछ बताने के लिए था। जैसे तेजस्वी यादव और लालू यादव का चेहरा आता है सामने, जनता को चरवाहा विद्यालय नजर आने लगता है और तेल पिलावन लाठी भजावन रैली आ जाती है। तो आखिर वो कहेंगे क्या? लेकिन जब भी हम ये पूछते हैं कि तेजस्वी यादव जो आज झूठा पीठ थपथपा रहे हैं अपने कि मैंने इतनी नौकरी दी, तो तेजस्वी यादव ने अपने विभाग से दिया क्या नौकरी? उनके जो कार्य, जितने भी कार्य विभाग थे, जितना भी पैसा कमाने वाला विभाग था, सब तो उनके पास था। 43,000 करोड़ का था। हाँ, पूरा मिला के। उन्होंने कितनी नौकरी दी?
अपने विभाग से कितनी नौकरी, वो तो किया नहीं। और जो उनके शिक्षा मंत्री थे, उनकी कभी बनी क्या प्रधान सचिव से? सबसे ज्यादा नियुक्तियां शिक्षा विभाग ने किया, और शिक्षा विभाग सीधा कंट्रोल है मुख्यमंत्री से। तो ये नौकरी तो मुख्यमंत्री ने दिया, इसमें तेजस्वी यादव का कुछ है ही नहीं। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के साथ मंच पर थे, इसलिए उसका श्रेय ले रहे हैं, लेकिन सीएम तो हर जगह घूम घूम के कह रहे हैं ये सब हमने किया। मोदी जी आ रहे हैं मिथिलेश जी आज? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं। बहुत तगड़ा लॉबी है आपका ना। 2 घंटे बाद मोदी जी आ रहे हैं। जिसको चाहते हैं आप बुला लेते हैं उसको? नहीं, ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होने का एक फायदा ये है कि हमारे सभी नेता कार्यकर्ता पर विशेष ध्यान देते हैं। और बक्सर तो हमेशा प्रधानमंत्री जी आया करते, इस बार भी आ रहे हैं। ये मेरे लिए परम सौभाग्य है कि हमको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री को बुला लिए मिथिलेश जी अपने दम पे? हाँ, असम के मुख्यमंत्री जी को बुलाए, और उनसे मेरा व्यक्तिगत भी संबंध है। बाद में मैंने देखा कि चूंकि यहाँ प्रचारित हो रहा था कि असम के मुख्यमंत्री ने ही भेजा है, उनको भेजा है, तो ये तो जनता को जानना चाहिए था ना कि बात क्या है। वो आए और आकर के बता के गए। एक सवाल और, घूमते होंगे रोड पर, गहुमा का रोडवा मिथिलेश जी खराब है, मानते हैं कि नहीं खराब? और अगर है तो क्या होगा बताइए। देखिए, जो रोड है वो स्टेट का विषय है, और स्टेट किस क्षेत्र में कौन सा रोड खराब है ये वहां के विधायक की जिम्मेवारी है सदन में जाके बताना, विभागीय मंत्री से। यहाँ 6 विधायक महागठबंधन के, इन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए यहाँ की सड़कों की स्थिति खराब है। लेकिन मैं आपको वादा के साथ कहता हूँ, दावा के साथ और वादा के साथ, 1 साल में बक्सर की सड़कों की सूरत में बदलूंगा, आप पूरी तरह बदलूंगा। आखिरी सवाल, बॉर्डर इलाका है, बगल में 2 किलोमीटर बाद यूपी पड़ जाता है, योगी जी का कुछ प्रभाव है? मिथिलेश जी को यूपी के योगी से कुछ फायदा मिल रहा है? क्योंकि कास्टिज्म देखे तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ना चाहिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ काफी पॉपुलर है, और योगी जी से उनका बुलडोजर कम पॉपुलर यहाँ नहीं है। तो जब भी योगी जी की चर्चा होती है तो लोगों में एक विश्वास कि क्रिमिनल से लड़ने वाली पार्टी बीजेपी, अपराधियों को खत्म करने वाली पार्टी बीजेपी, और राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाली बीजेपी, और उसमें लोग योगी, मोदी जी के बाद योगी जी का ही नाम लेते हैं। इसलिए योगी जी भी आने वाले हैं। आएंगे? हाँ, आएंगे। मैंने उनको भी आमंत्रित किया है, और मुझे विश्वास है कि योगी जी एक दिन जरूर यहाँ की सभा में आएंगे। चलिए, ये मिथिलेश तिवारी थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। तय आपको करना है कि कौन से प्रत्याशी को चुनना है। हमारा काम आप तक ये पहुंचा देना है कि कौन सा प्रत्याशी क्या कह रहा है, उनके पास अपने क्या मुद्दे हैं, और जब वो आपके पास वोट मांगने जा रहे हैं तो उनके पास कहने के लिए क्या कुछ बर है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।